वो कतर में एक अरबी के घर काम करती थी। वो अरबी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका भाई उससे घबराया हुआ रहता था। एक दिन अचानक जब वो उसके कमरे में पहुंची तो सामने का नज़ारा देख होश उड़ गए। वो अरबी तो अपने भाई का हाथ पकड़, उसका नाम शाहीन है, वो और उसके पति साहिल ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कतर चले गए। वहाँ पर उसके पति एक कंपनी में काम करने लगे और उसने भी अपने लिए काम की तलाश करनी शुरू कर दी। उसका एक 12 साल का बेटा है जिसका नाम निहाल है। वो और उसके पति ने शुरुआत से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत गरीबी को झेला है और जिसकी वजह से ही वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। इसीलिए उन दोनों का सपना है कि वो अपने बेटे को खूब पढ़ाएं और वह बहुत अच्छी नौकरी करे, ना कि उन लोगों की तरह एक नीचे दर्जे का काम करे। जिसकी वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि वो कतर में जाकर नौकरी करेंगे, क्योंकि वहाँ काम करने के काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। वो जहाँ पर रहती थी वहाँ के आसपास के लोगों से उसने काम के लिए कह रखा था, तो उसे उसके ही एक पहचान वाले ने एक अरबी का घर बताया। उसने कहा कि उस अरबी को उसके बच्चे को संभालने के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत है। वो उसी दिन उस अरबी के घर चली गई। उसका बच्चा वाकई बहुत छोटा था, तकरीबन 2 या 3 साल का। अरबी की जो पत्नी थी वह उसे कुछ अजीब सी लगी। वह बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। जो भी बातचीत की जा रही थी वह सिर्फ अरबी ही कर रहा था। अरबी ने उसे बहुत अच्छी तनख्वाह पर रख लिया। वो इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि छोटे बच्चे उसे बहुत ही पसंद हैं और उस अरबी का बेटा भी बड़ा ही प्यारा था। अब वो अरबी के घर में जाकर काम करने लगी थी। धीरे धीरे उसे उसके बेटे से बहुत लगाव हो गया था और वह भी उसे पहचानने लगा था। उसने यह देखा कि अरबी की जो पत्नी थी वह ज़्यादातर चुपचाप ही रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वह ना जाने क्या सोचती रहती हो। शायद इसी वजह से अरबी को अपने बच्चे को संभालने के लिए किसी केयर टेकर की ज़रूरत थी, क्योंकि पत्नी तो बच्चे पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती थी। उस घर में अरबी की पत्नी और बच्चे के अलावा उसका एक छोटा भाई भी रहता था जो तकरीबन 15 साल के आसपास था, लेकिन ना जाने क्यों वह लड़का उसे अरबी का भाई लगता ही नहीं था, क्योंकि उसकी उससे शक्ल सूरत नहीं मिलती थी और जो उसके बात करने का तरीका था वह भी अलग था। लेकिन फिर भी उसने इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने काम से मतलब था। अरबी का उसके प्रति व्यवहार ठीक ठाक था। जब कभी ऐसा होता कि उसके बेटे के स्कूल की छुट्टी होती और उसे अरबी के घर आना पड़ता तो वो अपने बेटे को भी वहीं साथ में ले जाती। उसका बेटा सीधा साधा था, वो जैसा कहती वह उसकी बात मान लेता था, इसीलिए उसके बेटे से अरबी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। अरबी को देखकर यही लगता था कि उसे अपने छोटे भाई से हद से ज़्यादा लगाव और प्यार है, लेकिन ना जाने क्यों उसका छोटा भाई उससे हर वक्त डरा सहमा रहता था और ऐसा लगता था जैसे वह अरबी के पास भी नहीं जाना चाहता। लेकिन अरबी उसे हर वक्त अपने पास से चिपकाए रहता था। बल्कि यूं कहूँ तो अरबी को अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने भाई के करीब रहना ज़्यादा पसंद था। एक दिन जब वो अपने काम पर गई तो उसने देखा कि अरबी और उसकी पत्नी कमरे में लड़ रहे थे और उनकी कुछ आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। उसने अपनी मालकिन को पहली बार इतनी तेज चिल्लाते हुए देखा था, वरना अब तक तो उसने उन्हें चुपचाप शांत बैठे हुए ही देखा था। अरबी की पत्नी उसके भाई को लेकर उससे लड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि उस लड़के को इस घर से निकालो। उसे यह सुनकर बड़ा ही अजीब लगा और बुरा भी कि आखिर कोई किसी से उसके भाई को जुदा कैसे कर सकता है। उसने उस अरबी के घर के एक नौकर से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह कहने लगा कि मालकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। उसने पूछा आखिर मालकिन को किस बात का डिप्रेशन है, तो उसने कहा कि यह तो उसे नहीं पता, लेकिन वह बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती हैं और अरबी के भाई को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसने कहा आखिर ऐसा क्यों है, क्या उसके भाई ने मालकिन के साथ कुछ किया है, तो वह कहने लगा
कि मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि अरबी तो अपने भाई को अभी कुछ महीनों पहले ही लेकर आया है। इससे पहले तो उसका भाई यहाँ रहता ही नहीं था। उसके बाद वह नौकर उससे बोला कि लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यह लड़का अरबी का भाई लगता ही नहीं है। उस नौकर ने बिल्कुल वही बात कह दी थी जो उसके भी दिल में थी। उस दिन तो यह बात रफा दफा हो गई। फिर कुछ दिनों बाद जब अरबी के भाई की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उसने शाहीन से कहा कि वो कुछ दिन के लिए उसके भाई के भी खाने पीने का ख्याल रखे, जिसके लिए वह उसे 5,000 रियाल एक्स्ट्रा देगा। उसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा उसके लिए बहुत था। अब वो अरबी के छोटे भाई का भी ख्याल रखने लगी। अरबी का छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा शांत रहता था और ऐसा लगता था जैसे वह हर वक्त किसी बात से गमगीन है। ना जाने उसे किस बात की टेंशन थी, जबकि उसका भाई तो उसका कितना ख्याल रखता था, उसे कितना प्यार करता था। उसने सोचा कि वो इससे इसकी परेशानी पूछकर देखती है। उसने जब उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की तो उसने उसकी बातों को टाल दिया। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश ही फाख्ता हो गए। उस दिन जब वो काम पर गई तो उसे एक नौकर से पता चला कि मालकिन अपने बच्चे को लेकर किसी सहेली के घर गई हुई हैं, इसीलिए आज उसकी छुट्टी है। उसने सोचा कि चलो यह तो अच्छा हुआ। फिर उसके दिमाग में आया कि वो अरबी के भाई का हालचाल पूछ लेती है, उसके बाद घर चली जाएगी। इसीलिए वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वो उसके कमरे की तरफ गई तो उसे अंदर से उसके छोटे भाई शोएब के सिसकने की आवाज़ आई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह रो क्यों रहा है। वह बार बार किसी चीज़ से इनकार कर रहा था। पहले उसने सोचा कि वो दरवाज़ा खोले, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा लगा। उस दरवाजे में की होल था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो आसपास कोई भी नहीं था। उसने चुपके से उसकी होल में से देखना शुरू किया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह अरबी अपने भाई का हाथ पकड़े हुए था और उसकी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर उन्हें अजीब तरीके से चाट रहा था। और उसका छोटा भाई बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और इनकार कर रहा था कि इस तरह से मत करो। वो लगातार रो रहा था, लेकिन वह अरबी था कि मान ही नहीं रहा था और उसके हाथ को चाटता ही जा रहा था। उसके बाद उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो इससे आगे का देख ही नहीं पाई। वो बुरी तरह से घबरा गई। अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर अपने घर को चली गई, लेकिन वह नज़ारा उसकी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि कहीं अरबी के भाई के इतना उदास रहने की वजह यही सब तो नहीं है। लेकिन आखिर अरबी अपने भाई के साथ यह सब क्यों कर रहा था? कोई अपने सगे भाई को इस तरह का दुख कैसे पहुंचा सकता है? वो तो आज तक अरबी को बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही गंदा निकला। अगले दिन जब वो अरबी के बेटे को लेकर बगीचे में बैठी हुई थी और वह खेल रहा था, तभी उसकी नज़र शोएब के कमरे की खिड़की पर पड़ी, जिसका पर्दा अंदर पंखा चलने की वजह से बार बार हिल-डुल रहा था। उसने देखा कि अरबी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था और उसका भाई शोएब उसके पैरों में गिरकर उससे किसी चीज़ की भीख जैसी मांग रहा था। लेकिन अरबी के चेहरे पर इतनी सख्ती, इतना रौब था कि उसे अपने भाई के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद अरबी ने अपने भाई को ऊपर उठाया और उसके गालों को अजीब तरीके से सहलाया और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कान देते हुए उसे बिस्तर पर धकेल दिया और खुद बाहर चला गया। बेचारा शोएब फूट फूट कर रो रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब मामला क्या है। आखिर अरबी अपने भाई के साथ ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से वह इतना ज़्यादा परेशान है? और क्या अरबी अपनी पत्नी के साथ भी इसी तरह का कुछ कर रहा है जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत है कि वह हर वक्त डिप्रेशन में रहती है? अगले दिन जब वो काम पर आई तो अपने बेटे को भी साथ लेकर आई, क्योंकि उसके
स्कूल की छुट्टी थी। उसके बेटे ने जब शोएब को देखा तो उसने शाहीन से कहा कि वह शोएब भाई के साथ खेलना चाहता है। उसने उसे मना किया क्योंकि वो तो नौकर लोग हैं और वह मालिक, तो एक नौकर और मालिक साथ में कैसे खेल सकते हैं। लेकिन जब शोएब भी उसके बेटे निहाल को देखकर मुस्कुराया तो उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। उसने सोचा, चलो कम से कम इस नेक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान तो आई, इसका मतलब वह भी उसके बेटे के साथ खेलना चाहता है। उसने अरबी से हिम्मत करके दोनों को साथ खेलने की इजाज़त मांगी तो अरबी ने उसे इजाज़त दे दी। उसका बेटा और शोएब एक दूसरे के साथ बातें करके बहुत खुश थे। अब तो जब भी निहाल के स्कूल की छुट्टी होती वह उसके साथ काम पर चलने की जिद करने लगता क्योंकि उसकी शोएब से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता था। उसने भी देखा था कि वैसे तो शोएब हर वक्त बहुत ही ज़्यादा उदास रहता था, लेकिन जैसे ही निहाल उसके साथ जाता था वह दिन उसका बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो जाता था। एक दिन उसके बेटे निहाल ने उससे कहा कि अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बाद उसने शाहीन को जो बताया उसे सुनकर वो बहुत हैरान हो गई। निहाल बोला कि अम्मी, शोएब भाई कह रहे थे कि वह उस अरबी के घर में रहना नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने मुझसे यह कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर मैं किसके साथ खेलूँगा। तो वह मुझसे कहने लगे कि याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है तो वह कहने लगे कि तुम अभी यह सब समझने के लिए बहुत छोटे हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे साथ इस घर में क्या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, लेकिन मैं चाह कर भी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने कहा कि आप तो इस घर के मालिक के भाई हैं, वह तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे जो कह देंगे वह वैसा ही करेंगे। तो वह कहने लगे कि मैं एक गुलाम हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। निहाल शाहीन से बोला, अम्मी, शोएब भाई ऐसा क्यों कह रहे थे? तो उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे कहा कि उसे शायद कोई दुख होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दूंगी। यह सुनकर निहाल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। निहाल की बातें सुनकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि उस घर में ज़रूर शोएब के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके साथ ज़बरदस्ती है, और अब वो हर हाल में यह जानना चाहती थी कि आखिर इस सब के पीछे क्या रहस्य है। कुछ दिनों बाद ही उसे यह जानने का सुनहरा मौका मिल गया क्योंकि उसे घर के नौकरों से पता चला कि अरबी 2 दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ है। इसीलिए उस दिन वो शोएब के कमरे में गई। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर उदास बैठा हुआ था। उसने उससे कहा, शोएब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद उसने उसे वह सब कुछ बताया जो कुछ निहाल ने उससे कहा था। उसकी बात सुनकर वह थोड़ा सा घबरा गया और उसके आगे हाथ जोड़ने लगा कि वह यह बात अरबी को ना बताए। उसने कहा, तुम इस सब की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अरबी को कुछ भी नहीं बताने वाली, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आई हूँ। तुम पर इस घर में क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे साफ साफ बताओ कि पूरा मामला क्या है। लेकिन शोएब उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वह बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। उसने कहा कि तुम उस सब की फिक्र मत करो। उसके बाद शोएब ने उसे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो उसके हाथ पैर ही ढीले हो गए। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि इस दुनिया में इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। अभी तक तो उसे यही लगता था कि यह दुनिया लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब तो लड़के भी किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। जो दरिंदे हैं वह किसी को नहीं छोड़ते और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह चाहे लड़का हो या लड़की सभी को अपना शिकार बना सकते हैं। यहाँ तक कि वह इतने गिरे हुए हैं कि उन्हें उम्र से भी कोई ताल्लुक नहीं कि वह उसके साथ यह सब कर रहे हैं। क्या उसे इस सब की समझ है? आज इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। वो जब अरबी के घर से निकली तो एक फैसले के साथ निकली
कि अब वो शोएब को इस जहन्नुम से बचाकर ही रहेगी। घर जाकर उसने अपने पति से कहा कि मैं अब इस देश में नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर पहले तो उसके पति बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर वह कहने लगे कि तुमने मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी ना जाने कितने दिनों से यही सोच रहा था। यहाँ भले ही हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हों, लेकिन कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी अपना नहीं लगता। हर कोई स्वार्थ से इतना भरा हुआ है कि किसी के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। जो नीचे दर्जे पर काम कर रहे हैं उनसे तो गुलामों की तरह पेश आते हैं। हम अपने देश में रहेंगे तो भले ही कम पैसा कमाएंगे, लेकिन कम से कम खुश तो रहेंगे। अपने बच्चे को नेक नसीहत तो दे सकेंगे, इंसानियत तो सिखा सकेंगे। वरना यहाँ का माहौल तो ऐसा है कि बच्चों में अच्छी आदतें तो धीरे धीरे ख़त्म ही होने लगेंगी। और अब हमने इतना पैसा तो कमा ही लिया है कि हम अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकें। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उसने कहा, तो ठीक है, अब हम अपने देश वापस लौट चलेंगे। तुम 4 टिकट बुक करवा लेना। उसकी बात सुनकर साहिल हैरान रह गए। वह बोले, हम तो 3 लोग हैं, तो फिर 4 टिकटें किस लिए? उसके बाद उसने कहा कि चौथी टिकट शोएब की होगी। उसके पति ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसी शोएब की बात कर रही हो ना जो तुम्हारे अरबी मालिक का भाई है? तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहती हो? और वह अरबी अपने भाई को तुम्हारे साथ क्यों भेजेगा? उसने कहा कि वह उस अरबी का भाई नहीं है। यह सुनकर उसके पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम यह सब क्या कह रही हो? उसके बाद उसने उन्हें वह पूरा वाकया बताया जो कुछ उससे शोएब ने कहा था। उसने कहा कि शोएब ने मुझे बताया कि वह अरबी का कोई भाई नहीं है, बल्कि वह जिस देश में रहता था वहाँ एक दिन हमला हो गया और उस हमले में उसके माँ बाप मारे गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मार काट चल रही थी। हर कोई एक दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहा था। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें थीं और टूटे मकान थे। वह पूरी तरह से बेसहारा हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। तभी एक दिन कुछ नकाबपोश लोग आए और उसे और उसके ही जैसे और भी बेसहारा लोगों को पकड़कर ले गए। वह करीब 3-4 दिन तक उन लोगों के पास रहा, लेकिन उन 3-4 दिनों तक उसकी आंखों से एक बार भी काली पट्टी नहीं हटाई गई। और जिस दिन काली पट्टी हटाई गई उस दिन उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस दिन उसकी आंख से काली पट्टी हटी उसने खुद को एक बाजार में पाया। और वह बाजार कोई मामूली बाजार नहीं था जहाँ सामान बिक रहा था, बल्कि वह गुलामों का बाजार था जहाँ पर इंसान बिक रहे थे। इंसानों की बोली लगाई जा रही थी। बहुत ऊंचे ऊंचे दाम पर उनकी नीलामी हो रही थी। शोएब को भी उसी गुलामों के बाजार में खड़ा कर दिया गया। जिसका मन होता वह वहाँ खड़े गुलाम को मारता पीटता, जहाँ मन होता वहाँ हाथ लगाता। उसी बाजार से अरबी ने शोएब को खरीदा था। पहले तो उसे लगा कि शायद अरबी उससे अपने घर के काम काज करवाएगा, क्योंकि गुलाम का मतलब तो उसे अब तक यही समझ आता था। लेकिन जब अरबी उसे अपने घर लेकर आया तब तो उसकी रूह ही कांप गई, क्योंकि उसने तो उसके साथ वह सब करना शुरू किया जिसने उसको हिला दिया। वो अब तक यही सोचती थी कि अरबी की पत्नी इतना ज़्यादा परेशान क्यों रहती है। वह इसीलिए परेशान रहती है क्योंकि उसका पति तो अब उससे कोई मतलब ही नहीं रखता, बल्कि जो रिश्ता उसे अपनी पत्नी के साथ बनाना चाहिए वह तो उस लड़के के साथ बना रहा था। वह अरबी इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपनी करतूत को छुपाने के लिए उसने सबके सामने यह खेल खेल रखा है कि शोएब उसका छोटा भाई है और इस रिश्ते की आड़ में वह उसके साथ वह सारी दरिंदगी कर रहा है जो किसी की भी रूह कपा दे। यह सब सुनकर उसके पति ने कहा कि वाकई में उस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है और अब मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूँ।
कि हम उसे अपने साथ ले चलें, लेकिन यह सब कहने में जितना आसान है उतना ही उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर गलती से भी अरबी को हमारी योजना के बारे में पता चल गया तो इस अनजान देश में हमारे परिवार के साथ क्या होगा यह तुम सोच भी नहीं सकती हो। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि हम शोएब को अरबी के घर से बाहर निकालेंगे कैसे। उसके पति की बात में दम था, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या थी कि शोएब को घर से कैसे निकाला जाए। जब उसने बहुत सोचा तब उसे एक ही रास्ता नज़र आया, लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह था कि शोएब के कागजात तैयार करवाए जाएं ताकि उसे अपने साथ अपने देश लेकर जाया जाए। उसके पति ने उसी दिन से शोएब के कागज बनवाने की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर दी और बहुत जल्द ही शोएब के कागजात उनके हाथों में आ गए। उनकी योजना की पहली सीढ़ी वो पार कर चुके थे, अब बारी दूसरी सीढ़ी की थी। इसीलिए अगले दिन सुबह होते ही वो अरबी के घर गई और सीधा मालकिन के कमरे में जा पहुंची। उसने मालकिन से कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और उसने सीधे मुद्दे की बात की। उसने कहा कि आप चाहती हैं ना कि शोएब इस घर से चला जाए। उसकी बात सुनकर अचानक से मालकिन के चेहरे पर भाव बदल गए और वह तुरंत ही बोली कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि शोएब यहाँ से चला जाए। तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकती हैं। तो वह हैरान होकर बोली कि मैं तो बहुत समय से यह कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाई। उसने कहा लेकिन अब आप कामयाब हो सकती हैं अगर आप मेरा साथ दें। उसने उनसे कहा कि आपको कल अपने घर का जितना भी कबाड़ का सामान है वह सारा निकाल कर रखना है और मालिक के सामने यही दिखाना है कि आप घर का कबाड़ साफ कर रही हैं, और जो कबाड़ी वाला होगा वह अपने सामान में शोएब को भी अपने साथ बिठाकर ले जाएगा। उसकी योजना सुनकर मालकिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। वह बोली इस काम के मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। उसने कहा मालकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। यह योजना किसी भी तरह से असफल नहीं होनी चाहिए बस। उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, तुमसे ज़्यादा तो मैं शोएब को इस घर से भेजना चाहती हूँ। शाहीन के पति के पहचान के एक दोस्त कबाड़ी का काम करते थे, उसने उन्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया। इसीलिए वह अपने साथ एक छोटा सा ट्रक लेकर गए और उसमें से बहुत बड़े बड़े बक्से निकाले। मालिक के घर पहुंचकर वो मालकिन की कबाड़ निकालने में मदद करने लगी। अरबी मालिक वहीं खड़ा हुआ था, वह भी सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। उसे कहीं से भी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। यह देखकर वो और मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मालिक के पास किसी का फ़ोन आया और वह थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट गया। उन्होंने मौका पाते ही शोएब को कबाड़ी वाले के एक बक्से में बिठा दिया और उस बक्से को ट्रक में रखवा दिया। थोड़ी देर में सारा सामान लेकर कबाड़ी वाला उस ट्रक के साथ वहां से रफा दफा हो गया। अब मालकिन बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थीं। उन्होंने खुशी से उसे गले लगा लिया और उसने बहुत शुक्रिया कहा। वो भी अपना काम ख़त्म करके तुरंत ही वहाँ से निकल ली। उसके पति के दोस्त शोएब को लेकर सीधा उसके घर पहुँचे। घर पर सारा सामान पैक हो चुका था। वो तुरंत ही वहाँ से सारा सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल लिए। निहाल तो यह देखकर बहुत खुश था कि शोएब अब हमारे साथ ही हमारे देश चल रहा था। शोएब की आंखों में भी आंसू थे। उसने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे एक नया जीवन दिया है और उस जहन्नुम से निकाला है। मैं आपका यह एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। कुछ ही घंटों बाद वो लोग अपने देश पहुंच चुके थे। एक दो दिन शोएब उनके घर पर रहा। उसके बाद वह कहने लगा कि अब वह कहीं पर काम ढूंढकर अपना इंतजाम देख लेगा। लेकिन शाहीन के पति ने कहा कि तुम्हें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरे लिए निहाल के जैसे ही हो। क्या इस घर में तुम निहाल के बड़े भाई बनकर नहीं रह सकते? यह सुनते ही शोएब रोने लगा और उसने शाहीन के पति को गले से लगा लिया। वो और निहाल भी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उनका परिवार भी अब पूरा हो गया था।
दोस्तों, इंसान के रूप में जन्म हमें कई मुद्दतों के बाद मिलता है, लेकिन कुछ लोग आज इंसान के रूप में राक्षस बनकर घूम रहे हैं, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक इंसान के रूप में जन्म मिला है, तो आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और दूसरों की मदद करें। यह कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।